सभी का हार्दिक स्वागत है। जितने भी भारतवर्ष के एस्पिरेंट हैं जो विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में। हम विगत 2 दिन से आपकी लगातार क्लास ले रहे हैं और जिसके माध्यम से आप आपकी ज्योग्राफी को कर रहे हो स्ट्रांग। माय डियर, इंडियन ज्योग्राफी को जो आप स्टडी कर रहे हो इस कंटेंट में आपके एनसीईआरटी का समावेश होगा, जिसके माध्यम से आप ज्योग्राफी के बारीक कॉन्सेप्टों को कर सकते हो बेहतर। चलिएगा, कल हम डिस्कस कर रहे थे, आपके इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है, जो आपका सेगमेंट मेनली जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो वह है आपका राजस्थान, वो भारत का। यहाँ पर हम विस्तार पढ़ रहे थे। कल की क्लास में क्या स्टडी कर रहे थे? विस्तार के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब विस्तार मैंने आपको बताया कि एक सामान्य विस्तार होता है, एक आपका देशांतरीय विस्तार होता है, एक आपका अक्षांशीय विस्तार होता है। तो यहां पर आपको याद रखना है, आज जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा भारत का विस्तार। अब यहां पर विस्तार में जब विद्यार्थी स्टडी करता है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो विस्तार को 3 रूपों में स्टडी करता है। पहला जो रूप है वो है आपका सामान्य विस्तार। तो कल की क्लास में हमने मैपिंग के माध्यम से सामान्य विस्तार के बारे में स्टडी कर लिया था। क्लास को इंटरकनेक्ट कर देते हैं आपके साथ। उसके बाद सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है आपका अक्षांशीय विस्तार। कौन सा होता है? अक्षांशीय विस्तार। सेकंड आपका विस्तार होता है अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद आपका तीसरा जो विस्तार होता है वो होता है भारत का देशांतरीय विस्तार। विगत एग्जामों में इस कॉन्सेप्ट में से माय डियर क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने पूछे हैं। अब विद्यार्थी किस रूप में स्टडी करता है, किस अप्रोच के आधार पर स्टडी करता है, ये निर्भर करता है उसके फॉर्मेट पर, जहां वह किस शिक्षक गण के पास किस तरीके से स्टडी कर रहा है। क्या आज भी वह किताबी भाषा को रट रहा है? क्योंकि किसी भी चीज का यदि आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो कॉन्सेप्ट की समझ यदि आपके अंदर विकसित हो गई, तो उसके बाद आपके दिमाग में से कॉन्सेप्ट नहीं निकल सकता। और मेरा मानना यह है कि चाहे आपके भारत का इंडियन ज्योग्राफी हो या आपके फिजिकल ज्योग्राफी हो, ये कॉन्सेप्ट पर निर्भर है। तो यहां पर हमने कल की क्लास में स्टडी किया था सामान्य विस्तार, और सामान्य विस्तार के अंतर्गत हमने देखा था कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, यहां पर हमने डिस्कस किया था इंद्राकोल के बारे में। इंद्राकोल उत्तर में है और यहां पर है आपका कैप मॉरिन। ये कैप मॉरिन जो स्थान है ये आपके दक्षिण में है। इसके अलावा यहां पर है आपका वांगलू और इधर की तरफ आपका है सरक्रिक। इसके बारे में कल की क्लास में हमने स्टडी किया था। ये भारत की चौड़ाई है, चौड़ाई भारत की 2933 किलोमीटर है, और ये भारत की लंबाई है, लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर है। अगर इसका डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस इसका आएगा 281 किलोमीटर। यहां पर ये इसका अंतर है। ये कल की क्लास में हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा था। आज पहले हम अक्षांशों के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके बाद देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, और आज की क्लास बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग बनने वाली है माय डियर। चलिएगा, अक्षांशों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहां पर विद्यार्थी को अक्षांशों के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि देखो अक्षांशीय विस्तार आप पढ़ते हो सभी, आप सभी ऐसे एस्पिरेंट हो जो विभिन्न एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हो। जब आप एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि सर हम अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं। तो यहां पर विद्यार्थी को अर्थ के बारे में, अर्थ का नॉलेज होना चाहिए कि अर्थ पर इन अक्षांशों को क्यों दर्शाया गया है, ऐसा क्या रीजन था, ऐसे क्यों पागल थे कि ज्योग्राफर्स जिन्होंने यहां पर इनको अक्षांशीय रेखाओं को दर्शाया गया। तो सबसे पहली बात तो याद रखना माय डियर कि ये जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। ये रेखाएं आपके काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर मेरे से कोई विद्यार्थी पूछे कि सर ये रेखाएं क्या पृथ्वी पर दिखती हैं? नहीं दिखती। अब यहां पे सुनिएगा, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो इन काल्पनिक रेखाओं को क्यों दर्शाया गया, क्यों इनको दर्शाया गया, इसका क्या रीजन था?
तो इसका रीजन था हमें कुछ चीजों की जानकारी चाहिए थी। अब यहां पर जब जानकारी की बात होती है तो यहां पर जानकारी किसकी चाहिए थी? तो यहां पर माय डियर आपको जो इंफॉर्मेशन की आवश्यकता थी वो इंफॉर्मेशन है जलवायु। जलवायु के क्षेत्रों की जानकारी लेनी थी। तो यहां पर जलवायु के जो रीजन हैं, जो एरिया हैं, उनके बारे में जानकारी लेनी थी। इसके साथ और किसकी जानकारी लेनी थी? तो इसके साथ जलवायु की दशाओं के बारे में भी जानकारी लेनी थी कि सर जलवायु की दशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो जलवायु की दशाएं होती हैं तापमान, टेम्परेचर एंड वायुदाब। वायुदाब का अर्थ है प्रेशर, एंड आपकी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, एंड आपकी शुष्कता। तो इतने जो ये दशाएं हैं इनकी जानकारी लेनी थी। तो इन सभी की जानकारी लेने के लिए भूगोलवेताओं ने क्या किया? अब सुनिएगा, यहां पर दशाएं क्या है कि यहां पर तापमान है, वायुदाब है, आर्द्रता है, शुष्कता है। इसकी जानकारी लेने के लिए यहां पर अक्षांशीय रेखाएं पृथ्वी पर दर्शाई गई। ये आपके अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत आता है। अब सुनिएगा, यहां पर इनकी जानकारी लेने के लिए ज्योग्राफर्सों ने अक्षांशीय रेखाओं को दर्शाया गया। अब हम ग्लोब की स्टडी करते हैं कि ग्लोब कैसा है। सबसे पहले ग्लोब को देखते हैं। तो ग्लोब आपका कुछ इस प्रकार का है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा आपका ग्लोब है। ये आपका ग्लोब है, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी कुछ इस प्रकार की है। और अब आपको देखना है कि अक्षांशीय रेखाएं कैसे हैं, किस प्रकार से आपकी पृथ्वी पर ज्योग्राफर्सों के द्वारा खींची गई हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है माय डियर कि यहां बीचों बीच से जो ये गोला आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीचों बीच से एक रेखा खींची गई। ये पृथ्वी के समानांतर होती हैं। पहली बात तो कभी गलत मत करना क्वेश्चन एग्जाम में कि पृथ्वी के समानांतर होती हैं। तो यहां पर जो आपके ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री रेखा है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा याद रखना माय डियर, ये जो भूमध्य रेखा है इसी रेखा का नाम रखा गया विषुवत रेखा। क्या नाम रखा गया? विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री से आपकी भूमध्य रेखा या इसे आप कह सकते हो विषुवत रेखा गुजरती है। यही रेखा, सुनिएगा, यह जो रेखा है, यह रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करती है। और यहां पर जब विद्यार्थी समझता है, हाँ, इक्वेटर पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइडेड करती है। आपके इसके उत्तर वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनो। ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है। और नीचे का जो भाग है, इस नीचे वाले भाग को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपका याद रखिएगा, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है ये बांटती है। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, याद रखना कि ये जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के समानांतर होती हैं। क्या होती है माय डियर? ये पृथ्वी के समानांतर होती हैं। तो पृथ्वी के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, समानांतर, ये समानांतर जो रेखाएं होती हैं ये आपके अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो 0 डिग्री से हमने बांट लिया, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर। अब सुनिएगा, यहां से आपकी एक रेखा जैसे ही आप अक्षांशों पे चलते जाओगे तो 0 के बाद नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लैटिट्यूड आएंगे, याद रखिएगा। और आपके साउथ में भी इस प्रकार के 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार के आपके लैटिट्यूड आएंगे। क्लियरली? अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आपके ये अक्षांशीय रेखाएं खींची गई हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, जैसे आप उत्तर की तरफ चलोगे तो उत्तर में जब आप यहां पर आओगे तो यहां पर एक रेखा गुजारी गई है और आपके साउथ हेमिस्फीयर से भी एक रेखा गुजर रही है। सुनिएगा ध्यान से, इधर आपका जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है इस पर 23.5 डिग्री की रेखा है और आपके उत्तर में भी 23.5 डिग्री की है।
ये 23.5 डिग्री है और यहां पर भी आपके 23.5 डिग्री है दोनों पर। नॉर्थ एंड साउथ, यहां पर ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। इस रेखा को नाम दिया गया है कर्क रेखा। क्या नाम दिया गया है? कर्क रेखा। ये आपकी कर्क रेखा है। और नीचे वाली जो रेखा है इसको नाम दिया गया है मकर रेखा। क्या नाम दिया गया है? मकर रेखा। जैसे ही आप ऊपर चलोगे वैसे ही आपके एक रेखा और आपके इस क्षेत्र को भी डिवाइडेड किया गया है। कैसे किया गया है कि यहां से 66.5 डिग्री से एक रेखा गुजारी गई है और इधर इस कटिबंध इस पूरे क्षेत्र को भी डिवाइडेड करके 66.5 से कर दिया है यहां पर। और सुनिएगा, एक सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं कि यहां पर हो सकता है आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या आपके यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या आप टीचिंग एग्जाम को दे रहे हो, तो कॉन्सेप्ट तो वही है और कॉन्सेप्ट वही एग्जाम में बनेगा। तो इसलिए माय डियर, अपने दिमाग, अपने मन और मस्तिष्क को इस प्रकार से सेट कर लीजिए कि आप यहां ओनली पढ़ने के लिए आए हो, स्टडी करने के लिए आए हो, बातें करने के लिए नहीं आए हो। तो यहां पर याद रखना, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर इस क्षेत्र को डिवाइडेड करने के लिए यहां से आपके 66.5 डिग्री की रेखा गुजर रही है। आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर से 66.5, इनको नाम दिया गया है, ये आपके दक्षिणी ध्रुवीय रेखा है। कौन सी है? ये आपके दक्षिणी ध्रुवीय रेखा है और ये आपके उत्तरी ध्रुवीय, इसे उत्तरी ध्रुवीय रेखा कहते हैं। व्रत कह सकते हो, रेखा कह सकते हो, क्योंकि अक्षांश रेखाएं व्रत का ही निर्माण करती हैं। अब याद रखना कि जब आप कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हो तो उत्तरी जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें आपके एक सागर है आर्कटिक सागर, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया आर्कटिक व्रत। क्या रख दिया गया? आर्कटिक व्रत। ये आपका आर्कटिक व्रत है। और साउथ हेमिस्फीयर में आपका अंटार्कटिक व्रत है। कौन सा है? अंटार्कटिक व्रत है, याद रखना। अब जैसे ही आप ऊपर की तरफ चलोगे 66.5 से आप उत्तर की ओर जाओगे नॉर्थ की तरफ, और 66.5 से आप साउथ की तरफ जब जाओगे तो याद रखना माय डियर कि जैसे ही आप पृथ्वी के लास्ट अंतिम स्थान पर पहुंचोगे और इधर जब आप अंतिम स्थान पर पहुंचोगे तो यह व्रत ना होकर, सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, कि यहां पर पृथ्वी का जो उत्तरी भाग और पृथ्वी का जो दक्षिणी भाग है वो चपटा है। अब चपटा कैसे है? कि इस बोतल की तरह है। ये बोतल इधर से भी चपटी है और इधर से भी चपटी है। तो जब इस बोतल की तरह है तो यहां पर व्रत का निर्माण नहीं कर सकते, यहां पर व्रत का निर्माण नहीं कर सकते। यहां पर बिंदु रहेगा, बिंदु। तो इधर भी बिंदु है और इधर भी बिंदु है, इसीलिए उत्तर नॉर्थ का 90 डिग्री लैटिट्यूड और साउथ का 90 डिग्री लैटिट्यूड व्रत नहीं है, ये ओनली एक बिंदु है। क्या है? एक बिंदु है। इधर भी व्रत नहीं है, ओनली एक बिंदु यानी पॉइंट है। अब ये ज्योग्राफर्सों ने बताया, हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो पहले, तो आपको पता लगा कि सर उत्तर जो उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उसमें भी सर कितने हैं? 90 डिग्री है, 90 डिग्री अक्षांश है, और इधर भी सर 90 अक्षांश हैं। आगे सुनिएगा काम की बात कि उत्तर और दक्षिण दोनों में 90 डिग्री है। तो आगे सुनिएगा, जब यहां पर आपसे ज्योग्राफर्स, जब आपसे एग्जामिनर पूछता है, ज्योग्राफर्स ही आपके पेपर का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। तो अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखा को व्रत भी कहते हैं। यहां पर याद रखना, अक्षांश व्रत भी कहते हैं, ये कभी गलत मत करना। अक्षांश रेखा का ही दूसरा नाम अक्षांश व्रत है, मतलब सर्किल है। यहां पर याद रखिएगा, ये पृथ्वी के समानांतर होती हैं। और दूसरी बात, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या, यहां पर एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा,
तो यहां पर याद रखना है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो यहां पर याद रखना है कि सर 90 डिग्री तो नॉर्थ का है, प्लस सर 90 डिग्री लैटिट्यूड आपके साउथ का है। 90 डिग्री लैटिट्यूड साउथ का है और 90 डिग्री लैटिट्यूड आपके नॉर्थ का है, याद रखिएगा। इसको ठीक कर देता हूं मैं, 1 मिनट रुकिएगा। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड प्लस 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब सुनिएगा आगे, 90 हो गए, प्लस 0 डिग्री से इक्वेटर गुजर रही है। तो यहां पर पूछा गया कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो टोटल अक्षांशों की संख्या है 181। मतलब लिख सकते हो कि 181 डिग्री है पृथ्वी पर, 80 नहीं है माय डियर, बहुत गलत पढ़ लिया आपने। 181 डिग्री है अक्षांशों की संख्या। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, एग्जामिनर क्या देगा आपको कि पृथ्वी के ग्लोब पर तो पहली बात तो एक याद रखना कि पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी के ग्लोब पर है। गलती मत करना, पृथ्वी पर अक्षांश है ही नहीं, पृथ्वी के ग्लोब पर ये काल्पनिक है। यहां पर मैंने लिखा कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो यहां पर पृथ्वी के ग्लोब पर, ये याद रखना, ये पृथ्वी के ग्लोब की कहानी समझ रहे हैं हम, यह काल्पनिक है। और पृथ्वी के ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं या अक्षांश वृत्तों की संख्या, अक्षांश वृत्तों की संख्या, यहां पर यही चेंजेस है। तो पृथ्वी के ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, तो यहां पर याद रखना है कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ये दोनों आपके वृत्त नहीं है, बिंदु है, एक पॉइंट है। तो यहां पर आपको पता लगा कि सर 181 डिग्री में से जब हम 2 डिग्री घटा देंगे, 2 डिग्री क्या है, नॉर्थ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री आपके 90 डिग्री तो नॉर्थ का है एंड 90 डिग्री आपके किसका है, साउथ का है। तो 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, जब दोनों को आप माइनस कर दोगे तो यहां पर आएगा आपके 179 डिग्री। तो ये याद रखना है कि पृथ्वी के ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, 179। अगली बात सुनिएगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। यहां से बहुत सारे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और विद्यार्थी फिर से इनको गलत करते हैं। याद रखना कि सबसे बड़ा जो व्रत है, याद रखना सबसे बड़ा जो व्रत का निर्माण होता है वो 0 डिग्री पर होता है। मतलब भूमध्य रेखा पर जो आपका सबसे बड़ा व्रत बनता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, सबसे छोटा जो व्रत का निर्माण होता है वो 90 डिग्री पर होता है। सबसे छोटा व्रत, मतलब यहां पर ये बिंदु है, ये व्रत नहीं है, बिंदु है। क्या है, ये एक बिंदु है। तो मतलब सबसे छोटे जो व्रत का निर्माण होगा वो आपका 89 डिग्री नॉर्थ, 89 डिग्री साउथ में होगा। याद रखिएगा, ये मोस्टली बात है जो विद्यार्थी हमेशा गलत करते हैं। अभी शुरुआत है, समझिएगा। ये पूरा मैंने आपको पूरी वो बताया, कॉन्सेप्ट बताया। सबसे बड़ा व्रत ये होता है, सबसे छोटा व्रत ये होता है, ये बिंदु होता है, व्रत नहीं होता। एग्जाम में इसको बहुत बार विद्यार्थी गलत करते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की स्थिति कहां पर है। जब विद्यार्थी यार स्टडी कर रहा है तो उसे इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि यहां पर हमारा भारत देश है। कौन है, यहां पर हमारा भारत देश है। तो यहां पर आपका भारत है। कौन है, भारत है। तो भारत के बीचों बीच से आपके कर्क रेखा गुजरती है। अब समझिएगा, यदि भारत की स्थिति आपके साउथ हेमिस्फीयर में होती, दक्षिणी गोलार्ध में होती,
तो याद रखिएगा, भारत वाले बहुत गोरे चिट्टे होते, लेकिन भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए भारत के लोग हल्के सांवले कलर के हैं। ठीक है माय डियर। अब चलिएगा, अब यहां से एग्जामिनर और भी आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछता है कि दो अक्षांशों के बीच में, सुनिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया, यहां पर लिखिएगा दो अक्षांश के बीच में दूरी कितनी होती है? दूरी, दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी होती है? तो दूरी होती है 111 किलोमीटर की। कितनी होती है? 111 किलोमीटर की। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक आपको मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि आप सोचो कि इस प्रकार से आपके अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, इस प्रकार से आपके खींची जाती है। सपोज करो कि ये 1 डिग्री अक्षांश है और ये 2 डिग्री अक्षांश है। तो यहां पर पूछा गया कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी तो होगी आपके, ये क्या होगी? ये बीच की दूरी होगी। तो इस बीच की दूरी, ये बीच की दूरी कितनी होती है ये पूछा गया है। तो ये दूरी होती है 111 किलोमीटर की। कितनी होती है? 111 किलोमीटर की। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? एग्जामिनर पूछता है कि ये जो बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्या नाम है? तो याद रखना, इसे बोलेंगे जोन। क्या बोलेंगे? जोन। और हिंदी में इसे बोलते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं भैया? ये कटिबंध होता है। अब सुनिएगा, इसे जोन भी कहते हैं, इसे कटिबंध भी कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और इसे कहते हैं जोन या कटिबंध कहते हैं। अब यहां से आपके काम की बातें शुरू हो जाती हैं कि इसे जोन या कटिबंध कह दिया। आगे सुनिएगा, अक्षांशों का कॉन्सेप्ट हो गया। अब भारत की स्थिति देखते हैं। भारत की स्थिति, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहां पर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। तो यहां पर अभी मैंने आपको समझाया था, एक मैप के माध्यम से हम बहुत जल्दी अक्षांशीय विस्तार को समझ लेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतरीन हो जाएंगे माय डियर। सुनिएगा, हमने इस मैप के माध्यम से हम इस अक्षांशीय विस्तार को समझते हैं। यह हमारा मैप है और मैप को बड़े ध्यान से आप एक बार देख लीजिए और अपने मन और मस्तिष्क में इसको उतार लीजिए। देखिएगा, यह आपका मैप है। इस प्रकार से यह आपके इंडिया का मैप है। अब इंडिया के मैप की जब स्टडी करते हैं विद्यार्थी, तो इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। यह आपके इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में याद रखना माय डियर कि यहां से आपकी 0 डिग्री रेखा गुजर रही है। इधर से यह आपके 0 डिग्री लाइन है, लेकिन इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं आपके कि यहां पर हमारे पास बहुत सारे नोट में सुविधाएं भी ऐसी मिलती हैं कि प्रॉपरली आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यह आपकी 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री को क्या कहते हैं? 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर यह आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में आपका भारत स्थित है। सुनिएगा, ये इक्वेटर है और इक्वेटर 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से जैसे ही आप उत्तर की ओर चलोगे तो यहां से एक रेखा गुजर रही है। सुनिएगा, यहां से एक रेखा गुजर रही है, इस स्थान से एक रेखा गुजर रही है और ये रेखा यहां तक आपके, ये रेखा यहां से गुजर रही है। ये लो भाई, अब ये जो रेखा गुजर रही है ये इस स्थान से गुजर रही है। इस स्थान का नाम है, जहां से रेखा गुजर रही है उस स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट। इसे ही कहते हैं पार्सन पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट है, ये आपके निकोबार में है। कहां पर है? निकोबार में है।
ये इंदिरा पॉइंट या आपका पार्सन पॉइंट ये निकोबार में है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कितने डिग्री से गुजर रही है, तो ये याद रखना ये गुजर रही है 6 डिग्री और 45 मिनट। अब सुनिएगा, यहाँ पर हम नॉर्थ लैटिट्यूड लिखेंगे या साउथ लैटिट्यूड, मतलब उत्तरी अक्षांश लिखेंगे या दक्षिणी अक्षांश। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए इसे उत्तरी अक्षांश लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे उत्तरी अक्षांश। क्या लिखोगे? उत्तरी अक्षांश। इतना आपको समझ आ गया होगा। यह आपका उत्तरी अक्षांश है। यहां पर अभी मुख्य भूमि शुरू नहीं हुई है, यह भारत का द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह है। अब दूसरी देखिएगा, यहां पर कैप मॉरीन है, तो ये कैप मॉरीन से इस प्रकार से रेखा गुजर रही है। यह आपके कैप मॉरीन से रेखा गुजर रही है। अब ये जो कैप मॉरीन से ये रेखा गुजर रही है, ये यहां से रेखा गुजर रही है। ये स्थान का नाम क्या है? कैप मॉरीन। ये कैप मॉरीन आपका कन्याकुमारी में है, और ये कन्याकुमारी है, ये आपके तमिलनाडु में है। टीएन का अर्थ है तमिलनाडु। यहां से रेखा गुजर रही है, तो यहां पर कितने डिग्री से गुजर रही है? तो 8 डिग्री और 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से रेखा गुजर रही है। अब देखो, बहुत बार विद्यार्थी यहां पर गलती करते हैं। विद्यार्थी की जो गलती होती है वो क्या होती है कि 6 डिग्री 45 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, वो आपको याद रखना है कि यह द्वीप समूह से भारत का गुजरता है, और द्वीप समूह जो स्थान है उसका नाम इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट है। 2004 में सुनामी आई थी, और सुनामी के कारण यह क्षेत्र डूब गया था। क्या हुआ था? डूब गया था। अब यहां पर इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या इसे लाहिसिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये निकोबार में स्थित है। लेकिन कैप मॉरीन भारत की मुख्य भूमि का अंतिम, मतलब दक्षिण का अंतिम स्थान है, और जहां से ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजर रही है। अब नॉर्मली एग्जामिनर पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार भारत का है 8 डिग्री और 4 मिनट से भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। अब सुनिएगा, 8 के बाद 9 डिग्री रेखा गुजरेगी, 10 डिग्री, 11, 12, 13, 14 ऐसे आपके अक्षांश रेखाएं गुजरती रहेंगी। यहां पर याद रखना कि यहां से एक रेखा गुजर रही है इस प्रकार से। देखो, इस तरीके से एक रेखा गुजर रही है, और ये रेखा इस प्रकार से आपके गुजर रही है। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके 23.5 डिग्री से गुजर रही है। कितने डिग्री से? यह 23.5 डिग्री से आपके गुजर रही है। यहां पर लिखेंगे हम उत्तरी अक्षांश। क्या लिखेंगे? उत्तरी अक्षांश। तो ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और यहां से आपकी कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है भारत से। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं कि सर कैसे क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन ऐसे बने कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का वो बताओ, कौन कौन से राज्य हैं। तो यहां पर आपका गुजरात है, ये आपका गुजरात है, ये आपका गुजरात के बाद ये आपका राजस्थान है, राजस्थान के बाद ये आपका एमपी है, एमपी के बाद ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका झारखंड है, ये आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश से गुजरती है, यहां पर आपका त्रिपुरा है, और यहां पर आपका मिजोरम है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत के कितने राज्यों से रेखा गुजरती है। तो यहां पर राज्यों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कि राज्यों की संख्या कितनी है, तो यहां पर आपको सीधे के सीधे आंसर करना है कि सर 8 राज्य हैं। कितने हैं? 8 संख्या है। 8 में देखो, नंबर 1 आपका गुजरात है, नंबर 2 आपका राजस्थान है, नंबर 3 आपका एमपी है, नंबर 4 आपका छत्तीसगढ़ है, नंबर 5 आपका झारखंड है, नंबर 6 आपका पश्चिमी बंगाल है, नंबर 7 आपका त्रिपुरा है, और नंबर 8 आपका मिजोरम है। इतना आपको समझ आया होगा मेरी बात को।
अब यहाँ पर जब आपको समझ आया तो आपको ये भी देखना है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट पीसीएस में इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं, जो आपके स्टेट हैं इंडिया के, उनका वेस्ट से ईस्ट क्रम बताओ। अब यहाँ पर पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा गया है, तो पश्चिम में आपका गुजरात आएगा, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, आगे पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट से वेस्ट, तो ईस्ट में फर्स्ट में मिजोरम आएगा, मिजोरम के बाद आपका त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और गुजरात। ये आपसे क्रम पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके अभी हाल ही में जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन ये पूछा गया था, याद रखना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि कर्क रेखा से जैसे ही आप उत्तर की ओर चलते चलोगे तो यहां से आपकी एक रेखा गुजर रही है, इधर से सुनिएगा ध्यान से, इस प्रकार से आपकी एक रेखा गुजर रही है यहां से। ये कितने डिग्री की रेखा गुजर रही है? ये 37 डिग्री और 6 मिनट से ये रेखा गुजर रही है। यहां पर क्या लिखोगे? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हैं। अगर गलती से हम दक्षिणी गोलार्ध में होते तो यहां पर लिखते दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ का क्लाइमेट भी अलग अलग होता, ये चीज विशेषकर याद रखना कि जब हम देखा कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा यहां से गुजर रही है, यहां पर लद्दाख का एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? इंद्राकोल। ये इंद्राकोल आपके लद्दाख में है, तो यहां पर गलत होने की तो कम संभावना है, क्योंकि पहले ये जम्मू कश्मीर में था, वर्तमान में ये लद्दाख में है। तो इतना आपको समझ आया कि सर भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यहां पर विद्यार्थी को सीधे सीधे शब्दों में करना है कि 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, और ज्यादातर मुख्य भूमि का ही पूछा जाता है। एग्जामिनर आगे जाके अगर इसको चेंज कर दे कि जैसे आप बताओ कि भाई द्वीप समूह सहित अक्षांशीय विस्तार बताओ, तब आपका आंसर दूसरा होगा। लेकिन मुख्य भूमि का पूछे तो वहां पर मुख्य भूमि का नाम आएगा, तो वहां पर आपके 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में आपका भारत है। कौन है? भारत है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनाए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि विद्यार्थी यार स्टडी कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि यहां पर उसे याद होना चाहिए कि इस विस्तार का अंतर कितना है। जो आपका अक्षांशीय विस्तार है, इस अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है। क्योंकि क्वेश्चन कम होने की गलत कम होने की संभावना रहती है। तो 37 डिग्री 6 मिनट में से माइनस कर दोगे 8 डिग्री 4 मिनट को, तो जैसे ही माइनस करोगे तो यहां पर आ जाएगा 29 डिग्री और 2 मिनट। यहां पर 02 लिख देना। तो यहां पर ये आपका अक्षांशीय विस्तार आया। तो यहां पर आपको गलत नहीं करना है कि सर 29 डिग्री और 2 मिनट अक्षांशीय मतलब अक्षांशीय विस्तार का भारत का क्या है? अंतर है। इतना आपको समझ आ गया होगा, मेरा मानना यह है, और कॉन्सेप्ट की समझ आपके अंदर आ गई होगी। तो यहां पर ये आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार को समझने के लिए हमने पहले पृथ्वी पर गए, पृथ्वी का कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद भारत पर आए, ये भारत का कॉन्सेप्ट देखा। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दक्षिण का अंतिम स्थान कौन सा है? तो कैप मॉरीन है मुख्य भूमि का। अगर द्वीप समूह सहित पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट है। उत्तर का अंतिम स्थान कौन सा है? इंद्राकोल है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर आने वाले क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि उत्तरी अक्षांश से जो 37 डिग्री 6 मिनट जो रेखा है वो कहां से गुजर रही है। तो याद रखना है कि वो इंद्राकोल से गुजर रही है। आपसे पूछा जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट रेखा कहां से गुजर रही है, तो कैप मॉरीन कन्याकुमारी से गुजर रही है। इतना आपको याद रखना है। आगे सुनिएगा। अब हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार। अगला कॉन्सेप्ट है आपका देशांतरीय विस्तार का। देखिएगा माय डियर, यहां पर लिखिएगा भारत का देशांतरीय विस्तार। क्या लिखोगे? भारत का देशांतरीय विस्तार।
और ये कभी गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठकर आएगा विद्यार्थियों का कि सर हमें तो ये बताओ आप कि यार ये देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं, रेखाओं का निर्माण क्यों। पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों का ये होता है, क्यों रेखाओं का निर्माण क्यों किया गया। ये कैसी रेखाएं होती हैं, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं है, याद रखना, कहीं गलती से तुम समझ लो कि पृथ्वी पर है, नहीं है। याद रखना ये जो अक्षांश देशांतरीय जो रेखाएं होती हैं ये अर्धवृत्त होती हैं, ये अर्धवृत्त होती है, ये अर्धवृत्त रेखाएं होती हैं। ये संपूर्ण वृत्त रेखाएं नहीं होती हैं, अर्धवृत्त रेखाएं होती हैं। तो यहां पर 3 पॉइंट आपके काम के हैं कि ये रेखाओं का निर्माण क्यों किया गया। तो इनका रीजन था, इनका कारण था कि विश्व का समय जानना था। देखो 2 ही रीजन थे इसके। एक तो देशों के बीच की जो दूरी थी, देशों के बीच की दूरी, तो देशों के बीच की दूरी जाननी थी, और दूसरा देशों में समय अंतर। जैसे कोई विद्यार्थी अक्षांशों के बारे में पढ़ता है तो वहां पर हम जलवायु की जानकारी ले रहे हैं, क्लाइमेट की जानकारी ले रहे हैं, और क्लाइमेट के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे टेम्परेचर है, जैसे प्रेशर है, जैसे आपका ह्यूमिडिटी है एंड आपके ड्राइनेस है। यहां पर हम दूरी, डिस्टेंस और टाइम के बारे में जानकारी जुटाएंगे। जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो टाइम एंड डिस्टेंस की रहेगी। इसीलिए ज्योग्राफर्सों ने देशांतरीय रेखाओं का निर्माण किया, और कोई रीजन नहीं था इनका। यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये कहीं भी पृथ्वी पर देखोगे तो कहीं पर आपको दिखेंगी नहीं। और तीसरी बात, ये अर्धवृत्ताकार ये रेखाएं हैं। कैसी हैं? अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। अब यहां पर चौथा जो अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों का बनता है वो यह बनता है कि सर ये बताओ कि जो आप हमें देशांतरों के बारे में पढ़ा रहे हो कि सर देशांतरों की कुल संख्या कितनी है पृथ्वी पर। तो यहां पर कुल संख्या की यदि बात करेंगे तो यहां पर कुल संख्या आएगी आपके 360। पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या 360 है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों का कि सर देशांतरों की संख्या आपने चलो 360 बता दी, कुल देशांतरों की संख्या पृथ्वी पर, किस पर? पृथ्वी पर, पृथ्वी के ग्लोब पर है। यह गलती हमेशा किताबों में भी देखता हूं मैं, और काफी जो टीचर होते हैं वो गलत लिखाते हैं। पहली बात, गलत कैसे कि जब आप बड़े स्तर पर जब ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हो, यूजीसी नेट सेट या आप कॉलेज लेक्चरर के स्तर पर, तो माय डियर यहाँ पर बहुत बारीक चीजें होती हैं। ये कभी भी पृथ्वी पर नहीं है, ये पृथ्वी के ग्लोब पर है, और ग्लोब एक पृथ्वी की काल्पनिक और ये एक आपके कृत्रिम एक आकृति है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी की काल्पनिक या पृथ्वी की कृत्रिम आकृति है। याद रखना, काल्पनिक या कृत्रिम आकृति है। अब देखो इसको भी गलत करते हैं बहुत सारे लोग, आकृति है। अब इसके बारे में ज्योग्राफर्स बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। ज्योग्राफर्सों ने बहुत सारी बातें बोली। किसी ने बोला कि भैया पृथ्वी कैसी दिख रही है, पृथ्वी नारंगी के समान दिख रही है। किसी ने कहा कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। किसी ने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। किसी ने कहा कि देखो भाई पृथ्वी जो दिख रही है वो आपके प्याज के जैसी है। ये सबके अलग अलग विचार, अलग अलग मत थे, और इन मतों को देने वाले आपके यूनानी यानी ग्रीक ज्योग्राफर्स थे, आपके रोमन ज्योग्राफर्स थे, और आपके लास्ट में जाके मॉडर्न ज्योग्राफर्स आए। लेकिन लास्ट में जब इसको साइंटिफिक जब वैधता दी गई तो यहां पर कहा कि पृथ्वी की जो आकृति है, जब हम सैटेलाइट से देखते हैं तो पृथ्वी की आकृति
मतलब वृत्ताकार है। वृत्ताकार का अर्थ है ग्लोब के जैसी है। तो ये बात बोला। अब यहां पर कुल अक्षांशों की संख्या 360 है। अगली बात बोली जाती है कि यहां पर जो देशांतरों का निर्माण किया गया, इसमें ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम पृथ्वी को बनाकर देखते हैं कि पृथ्वी कैसी है, सबसे पहली बात, और पृथ्वी पर अक्षांशों को कैसे दर्शाया गया है। तो यहां पर इस प्रकार से आपकी एक पृथ्वी है, इस प्रकार से आपकी पृथ्वी है। याद रखना, पृथ्वी इस प्रकार से है आपकी, ये आपकी भैया पृथ्वी है। क्या है? ये आपकी पृथ्वी है। लो भाई, बहुत अच्छे से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। यहां जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया, क्योंकि ये वृत्त, ये गोला था। इस गोले को दो भागों में कैसे बांटा गया कि यहां पर जो गोला है इसके दो भाग कर दिए गए। चाहे खरबूजे को लिटा के काटो, चाहे खड़ा करके काटो, कटेगा तो खरबूजा ही। अब यहां पर जब इसके दो भाग किए गए तो समान भाग किए गए, इसीलिए ज्योग्राफर्सों ने इसे 0 डिग्री बोला कि भैया इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इस गोले में कोई अंतर नहीं है। अब इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों समान हैं, इसीलिए यहां पर बताया गया कि जो इधर वाला पार्ट है ये आपका पूर्वी गोलार्ध है। कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध है। आगे देखो, इधर वाला जो पार्ट है ये आपका पश्चिमी गोलार्ध है। कौन सा है? ये आपका पश्चिमी गोलार्ध है, क्योंकि गोले को जब आधा करोगे तो वो गोलार्ध कहलाएगा। किसी ने गोला बताया, किसी ने वृत्त बताया, सबके अलग अलग मत और विचार थे। आखिर में जाके इन्होंने लास्ट में मान लिया कि पृथ्वी कैसी दिखती है? ग्लोब के जैसी दिखती है। तो ग्लोब एक काल्पनिक आकृति है पृथ्वी की, याद रखना। तो यहां पर 0 डिग्री से पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। अब कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यह है कि इस बोतल को जब आप खड़ा करके काटोगे तो यार मुझे आप एक बात बताओ, बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। मुझे एक बात बताओ कि आपके सामने जो दिख रहा है, यहां पर आपके सामने जो अर्धवृत्त खींचा गया, ये 0 डिग्री वाला, ये अर्धवृत्त जो खींचा गया यहां पर 0 डिग्री वाला, अब इधर की तरफ और इधर की तरफ, इधर की तरफ आपका पश्चिमी गोलार्ध है और इधर की तरफ आपका पूर्वी गोलार्ध है। आपको समझ आया कि सर इधर की तरफ पूर्वी गोलार्ध और इधर की तरफ पश्चिमी गोलार्ध, ये आपने हमें कॉन्सेप्ट बताया। तो यहां 0 डिग्री से डिवाइडेशन हो गया। जब इधर की तरफ चलोगे तो आपके कितने अक्षांश आएंगे? 180। तो इधर की तरफ 180 हैं और इधर की तरफ 180 हैं। कभी आपने क्रिकेट का मैच खेला हो तो आपको इस बात के बारे में नॉलेज बहुत भयंकर होगी। क्रिकेट मैच में क्या है, एक कॉमन रखा जाता है। उस कॉमन को जिधर की पार्टी खेलती है, जिधर की पार्टी बैटिंग करती है, उधर की पार्टी उस कॉमन को ले लेती है। तो इधर ये 0 डिग्री के जस्ट पीछे, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, तो इसके पीछे जो देशांतर जो रेखा खींची गई है, इसके पीछे जस्ट जो देशांतर रेखा खींची गई है वो है 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री। अब यहां पर देखो विद्यार्थी क्या गलती करता है, मैं आपको विद्यार्थी की गलती बता देता हूं। क्या करता है कि एक होती है आपके 0 डिग्री देशांतर और एक रेखा होती है आपके 180 डिग्री देशांतर। अब बेसिकली इन दोनों का नाम अलग अलग है। 0 डिग्री को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और यहां पर 180 डिग्री है, इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यह विद्यार्थी की सबसे बड़ी गलती होती है। 0 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, 180 डिग्री को देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो यहां 180 जिधर तुम बैटिंग करोगे
उधर की पार्टी में वो खेलेगा 180, जिधर तुम बैटिंग नहीं करोगे उधर की पार्टी में वो नहीं खेलेगा। अब यहां पर आपको ये बात पता लग गई, तो यहां पर आपको पता है कि साहब 180 पश्चिम में और 180 पूर्व में है। फिर 0 डिग्री को भी शामिल करोगे, तो यहां पर याद रखना ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगली बात आती है कि पृथ्वी के ग्लोब पर क्या लिखोगे, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या। अब यहां पर आपको पता लगा कि सब पृथ्वी के ग्लोब पर कुल देशांतरों रेखाओं की संख्या कितनी है। तो यहां पर आपको समझने वाली बात है कि मैंने बोला कि जिधर से बैटिंग चाहे आप पश्चिम के ले लो चाहे पूरब के ले लो, जो आपका मन करे। आपने कहा कि सर हमें तो पूरब के लेने हैं, तो इधर आपने बैटिंग की, इधर 180 पूर्वी देशांतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 180 पूर्वी देशांतर। अब सुनिएगा, इधर की आपकी बैटिंग हो गई, अब बैटिंग किधर की बची, इधर की। तो इधर 180 काउंट नहीं करोगे, इधर करोगे आप 179, क्योंकि 180 तो एक ही अर्धवृत्त है, दो नहीं है। अब यही तो गलती है विद्यार्थी की, दो है ही नहीं पृथ्वी पर, एक ही है। तो एक है तो ये 179 पश्चिमी देशांतर हो गया। प्लस 0 डिग्री हो गया, बराबर यहां देशांतरों की कुल संख्या कितनी हुई, यहां पर 360 हुई। कितनी हुई, 360। तो पृथ्वी के ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 है। ये ऐसे कैलकुलेट किया गया है। अभी आगे सुनिएगा, अभी बात खत्म नहीं हुई। यहां से एग्जामिनर आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, क्या पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि दो देशांतरों के बीच दूरी कितनी है। यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है। तो आप सोचो कि इस प्रकार से आपकी देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अब जब आप विद्यार्थी होते हुए पढ़ रहे हो, तो यहां पर पता है कि सर मान लो इसको आप 3 डिग्री मान रहे हो, तो इसको 2 डिग्री मान रहे हो, तो इसे 3 डिग्री मानेंगे। अब इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, ये दो देशांतरों के बीच की दूरी है। अब ये से डिस्टेंस को पूछता है, डिस्टेंस कितनी है। तो याद रखना कि डिस्टेंस में अंतर कैसे मिलेगा। अंतर क्या है कि यहां पर दो अंतर है डिस्टेंस में, कि ध्रुव पर जब आप देखोगे तो ध्रुव पर यह डिस्टेंस हो जाता है 111 किलोमीटर से भी कम। इनके बीच में, क्योंकि रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती हैं, इस प्रकार से रेखाएं होती हैं। अब ध्रुव पर यह डिस्टेंस हो जाता है 111 किलोमीटर से कम। और दूसरी बात याद रखना कि यहां पर जो भूमध्य है, इस भूमध्य पर ये जो डिस्टेंस है ये बढ़कर हो जाएगा 111.32 किलोमीटर का। कितना हो जाएगा, 111.32 किलोमीटर का। और ये जो एरिया रहेगा, ये जो एरिया रहेगा, इसे बोलते हैं जोन या गौर। क्या कहते हैं, जोन या गौर कहते हैं। तो यहां पर पता लगा कि सब इस तरीके से ये पूरा सेगमेंट इस तरीके से है। और यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी पता नहीं क्यों गलत करते हैं, क्योंकि भाई इक्वेटर पर ये दूरी ज्यादा होगी और यहां पर ये दूरी कम होगी। तो ये 111 किलोमीटर से कम है, लेकिन यहां पर 111 किलोमीटर से ज्यादा है। तो भैया ये आपके देशांतरों का एक नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट था। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, इतना तो। अब आगे सुनिएगा, आगे हम चलते हैं और भारत के बारे में समझते हैं, क्योंकि यहां पर हमने पृथ्वी को समझ लिया अच्छे से। तो अब भारत का मैप लाते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिएगा कितना सुंदर आपका भारत है। भारत की सुंदरता को देखिएगा, इतना सुंदर आपका भारत है। ये आपका भारत देश है।
तो इतना आप समझ चुके हो। अब मेरी बात को सुनना, यहां पर क्या है कि जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री आपके यहां से गुजर रही है। अभी मैंने आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय समय, यहां पर 0 डिग्री आपके यहां से गुजर रही है, इधर से देखो, यहां से। अब सुनिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट मैं इधर बताऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने उधर बता दिया। यहां पर ये 0 डिग्री रेखा गुजर रही है। अब हमारी स्थिति पृथ्वी के ग्लोब में कहां पर थी? तो पृथ्वी के ग्लोब में इंडिया यहां पर है। इंडिया समझो, इंडिया कहां पर है भैया? इंडिया आपका यहां पर है, ये आपका इंडिया है। ये आपका कौन है? इंडिया। इंडिया का अर्थ आपका भारत यहां पर है। तो आपको पता लगा कि सब भारत तो पूर्वी गोलार्ध में है, भारत तो ईस्ट हेमिस्फीयर में है, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। इसीलिए जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो यहां पर पता लगा कि सर इसका नाम आपने बताया 0 डिग्री का अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। समय रेखा ये क्या है? विश्व के समय का निर्धारण करती है। ये विश्व के समय का निर्धारण करती है और समय का 2 प्रकार से निर्धारण करती है। एक स्थानीय समय, एक आपका स्थानीय समय और एक आपका मानक समय। अब इस मानक समय को याद करने के लिए, इसको जानने के लिए, यहां पर ज्योग्राफर्सों ने जानने के लिए, यहां पर जो भूगोलवेता हुए उन्होंने टाइम जोन बनाए, समय कटिबंध बनाए, जिन्हें बोलते हैं टाइम जोन। ये आपके टाइम जोन का निर्माण किया और ये टाइम जोन, विश्व में जो संख्या है टाइम जोन की, विश्व में संख्या 24 है। मतलब यहां पर बताया गया कि जो आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कुल 24 टाइम जोन हैं। तो यहां पर आपको पता लगा कि सर 24 है, तो इसके मतलब 15 डिग्री पर एक टाइम जोन का निर्माण किया गया है, 15 डिग्री देशांतर पर। तो यस माय डियर, जो आपका 15 डिग्री देशांतर है, 15 डिग्री देशांतर पर, देशांतर के अंतर पर एक टाइम जोन बनाया गया है, एक टाइम जोन बनाया है। तो यहां पर आपको पता लगा कि सर 15 डिग्री देशांतर पर एक टाइम जोन का निर्माण किया गया है, क्योंकि पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है। कितनी है? 360 है। तो 360 का देखोगे तो 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर एक टाइम जोन बनाया गया है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें जानने के लिए कुछ चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है। 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, तो ये कहां से गुजारी गई, इसका निर्धारण कब किया गया? तो याद रखना, इस 0 डिग्री को कहते हैं GMT। इसका नाम रखा गया है ग्रीनविच मीन टाइम। इसका निर्धारण कहां पर किया गया? ग्रीनविच वेधशाला। ये ग्रीनविच वेधशाला आपके लंदन में है। इसका निर्धारण किया गया लंदन, ब्रिटेन में। तो ग्रीनविच वेधशाला में इसका निर्धारण किया, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसका नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा है, इसीलिए। और जीएमटी के भारत कौन से गोलार्ध में है? जीएमटी से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। किस में है? पूर्व में है।
तो सुनिएगा, यहां पर इस प्रकार से ये रेखा गुजारी गई है और ये रेखा की जहां से शुरुआत होती है उस स्थान का नाम भी बताऊंगा, और इधर से यहां से एक रेखा गुजारी गई है और इस रेखा की भी जहां से शुरुआत होती है उस स्थान का नाम आपको बताऊंगा माय डियर। में आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब सुनिएगा, ये दो देशांतर रेखा भारत से गुजरती है, इनके बीच में ही भारत स्थित है और इसे देशांतरीय विस्तार के नाम से जानते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं विद्यार्थी। तो यहां पर ये जो रेखा गुजर रही है, ये गुजर रही है आपके 78 डिग्री और 7 मिनट से, 78 डिग्री 7 मिनट। अब जीएमटी से भारत कौन से गोलार्ध में? पूर्वी में, इसीलिए यहां पर एक शब्द यूज किया जाता है, पूर्वी देशांतर। कौन सा? पूर्वी देशांतर। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री से शुरू होता है? 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। इस प्रकार से रेखा गुजर रही है और जहां से रेखा गुजर रही है भैया, उस स्थान का नाम है सरक्रिक, गुजरात। कौन सा स्थान है? सरक्रिक, गुजरात से रेखा गुजर रही है। इधर देखो, इधर जहां से रेखा गुजर रही है उस स्थान का नाम है वांगलू। क्या नाम है? वांगलू। और ये वांगलू आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? वांगलू आपके अरुणाचल प्रदेश में है। सर ये कितने डिग्री से गुजर रही है? तो ये याद रखना 97 डिग्री और 25 मिनट। कौन सा अक्षांश लिखोगे? अक्षांश नहीं, कौन सा देशांतर लिखोगे? पूर्वी देशांतर। तो यहां पर नोट डाल, यहां पर आपको लिखना है पूर्वी देशांतर। अब देखो यहां पर एग्जामिनर ने कितने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। आपसे नॉर्मल रूप में पूछता है कि भारत का देशांतर विस्तार कितने डिग्री से शुरू होता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। ये रेखा कहां से गुजर रही है? सरक्रिक, गुजरात से गुजर रही है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम का अंतिम स्थान कौन सा है? ये सरक्रिक, गुजरात है। इसी से रेखा गुजर रही है। कहां तक विस्तार है? 97 डिग्री 25 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार यहां तक फैला हुआ है भारत का। ये पूछा जाता है रेखा कहां से गुजर रही है? वांगलू, अरुणाचल प्रदेश से। यहां पर ये वांगलू, अरुणाचल प्रदेश पूर्व का अंतिम स्थान है। अब यहीं से एग्जामिनर, यहीं से भैया क्वेश्चन बनाता है और क्वेश्चन भी क्या खूब बनाता है। बताओ भाई इसका अंतर कितना है? क्या पूछता है? अंतर बताओ भाई, देशांतरीय विस्तार का अंतर। अब जब अंतर पूछेगा तो अंतर को याद रखना, ज्यादा में से कम। तो 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, जब आप माइनस करोगे तो यहां पर आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। ये आपका आएगा पूर्वी देशांतर। तो लो, अब इसमें क्या है? आप इस चीजों में इतना उलझ जाते हो। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में समझाया। आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा माय डियर। थैंक यू सो मच, आप सभी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं कल आपसे नई ऊर्जा, नई स्ट्रेटजी और नई आशा के साथ। धन्यवाद।